Okay, then we start our new class regarding the constitutional law of India. Till now, we cover the every aspect of the legislature, executive, and judiciary. Now, the thing which left with us is about the emergency provisions, and some portion is about the election commissions. ठीक है, तो दो प्रोविजंस हमारे अभी बचते हैं. इसके बाद जो थोड़ा पार्ट रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट रहेगा. वी विल डिस्कस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव इन द नेक्स्ट क्लास. सो if I talk about the emergency provisions provided in the part 18 of the Indian Constitution. Indian Constitution के part 18 में आपको emergency provisions are provided from the article 352 to 360. When the constitution are made, तो हमने सारे फंडामेंटल राइट्स बनाए, सारी चीज़ें बनाई, डेमोक्रेसी बनाई और बड़ा सुंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके हमने ये बताया कि भाई सारे राइट्स हमारे पास हैं और दैट आर द सुप्रीम राइट्स विद आवर सेल्फ. Still we give the some of the provisions for the emergency circumstances कि at that time when the emergency situations are come, unwanted situations are come before you, then you can be remove all fundamental rights, all constitution machinery themselves, and you can be do that thing only and only to ensure the sovereignty, unity, integrity and security of the country. Whenever the question are raised regarding your existence, then you can do whatever you want to do. तो existence regarding situations में जो हमने emergency provision create करे हैं तो वो हमारे safeguards हैं. कई बार क्वेश्चन होता है कि भाई जब हमने इतना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ऐसी कुछ बातें क्यों लिखी, और वाई दैट टाइप ऑफ सिचुएशन. स्पेशली जो स्टेट एमरजेंसी का जो प्रोविज़न है उसमें काफ़ी लोगों का बड़ा वो रहता है कि भाई स्टेट एमरजेंसी क्यों. चलो एक्सटर्नल वॉर तो हो सकता है, लेकिन इंटरनल अगर हो रहा है तो मे बी रिवॉल्ट हो रही है तो कुछ गवर्नमेंट का ही फॉल्ट होगा ना. वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट सर्कमस्टेंस. वी जस्ट सेड दैट कि भाई कुछ गवर्नमेंट का फॉल्ट है या नहीं है. अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर नेवर बी एनी स्पेस फॉर अ वायलेंस. वायलेंस के लिए यहाँ कोई स्पेस नहीं है. किसी का भी फॉल्ट है, वी विल डिस्कस, वी विल रेक्टिफाई इट, वी विल बी चेंज इट, वी विल डू इट. बट यू डू एनी टाइप ऑफ unwanted, you create an unwanted situation before the nation, then the emergency provisions are come in picture, where the first motive with the government is that they have to be secure and ensure the sovereignty, unity, integrity and the security of the country. These are the rationale behind to provide the provisions of emergency. Now if I come with the provisions of emergency, there are three type of emergency are provided by the Indian Constitution. Article 352, 356 and 360. National emergency, state emergency and financial emergency. These are the three type of emergency are provided. एक एक करके हम तीनों emergencies का discussion करेंगे. If I go with the directly with the national emergency, तो that emergency are applied on a pan India. अब मे बी इन सम पार्ट ऑफ इंडिया. ऐसा भी नहीं है, देखो एक चीज़ और रिवर्स होना, जैसे नेशनल इमरजेंसी से एक पिक्चर क्लिक होती है कि भाई पूरी इंडिया पे ही लगेगा. यू कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन अ सम पार्ट ऑफ इंडिया ऑन दैट. मतलब नेशनल इमरजेंसी घोषित तो पूरे देश के लिए करी जाएगी, लेकिन हो सकता है कि इन्फोर्समेंट हम उसका कुछ एरियाज में करें जहाँ पे रिक्वायर्ड है. स्टेट वाइज क्राइटेरिया नहीं है उसका, 2-3 स्टेटों में भी लग सकती है एक साथ, तो स्टेट उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. थोड़ा सा और नेशनल इमरजेंसी को जब हम आगे समझेंगे. So first of all, provided the ground of the national emergency, it's like a two grounds which I can be says the internal disturbance और external disturbance. या फिर if I say that देखो अंदर का आर्म्ड रिबेल हो रहा है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला पोर्शन था वो अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट के थ्रू आर कन्वर्ट फ्रॉम द आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, दो बातें थोड़ा सा ध्यान रखना कि आर्म रिबेल जो वर्ड है हमने 44th अमेंडमेंट में ऐड करा. इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था. रीजन बीइंग कि जो अगर हम वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज करते हैं, इट्स गिव अ ब्रॉड एरिया, तो मे बी देयर इज अ चांसेस दैट दैट पावर कैन बी मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट. कि भाई इंटरनली डिस्टर्बेंस को तो आप किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट के बाद ये क्लियर कराया गया कि जब देश में आर्म्ड रिबेल्ड होगा, आर्म रिवोल्ट होगा, तभी आप इंटरनल कॉजेज़ के कारण नेशनल इमरजेंसी इशू कर सकते हैं. और एक्सटर्नल में तो भाई कोई बाहर से आक्रमण है, एलियन अटैक है, एनिमीज अटैक है, कोई भी एक्सटर्नल हम पे अग्रेसिव नेचर का कोई अटैक होता है, देन यू कैन बी अप्लाई प्रोक्लेमेट द national emergency. President have the complete power to issue the national emergency within India. Now the concept is कि भाई कितने टाइम तक होगी, 10 ईयर क्या है. तो सबसे पहली बात तो इसकी ये है कि वेन एवर द
आर्म रिबेल्ड में नेशनल इमरजेंसी रहेगी। नेशनल ना सर? हाँ हाँ। ये सर, और तो बाहर से भी होते हैं तो भी नेशनल रहेगी सर? हाँ, मतलब ये क्वेश्चन मैं समझा नहीं, आपने ऐसे क्यों पूछा? सर मैं ये करना चाह रही थी कि ये स्टेट नहीं होगी क्या सर, आर्म रिबेल्ट वाली जो इंटरनल होगी हमारी ये वाली? अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि देखो, एक होता है कि आर्म रेबल स्टेट मशीनरी के साथ हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ही चल, जब नेशनल गवर्नमेंट के खिलाफ ही आर्म रेबल्ड हो गया, तो चाहे वो एक स्टेट में, दो स्टेट में, तीन में हो रहा है या फिर पैन इंडिया हो रहा है, तो वो नेशनल इमरजेंसी होगी फिर तो। गेट इट? ठीक है। सो नाउ वी इफ आई कम विद द 10 ईयर कि भाई क्या टाइम है, तो एज सच वी दे द नो मैक्सिमम लिमिट आर प्रोवाइडेड देयर, दे गिव द जस्ट द कंसेप्ट दैट कि अगर एक बार इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो 6 महीने तक रह सकती है। 6 मंथ आर द टाइम पीरियड फॉर द वन टाइम इमरजेंसी एंड इट विल बी कंटिन्यूड बाय द असेंट ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो हाउसेज है वो उसको लगातार असेंट देते रहेंगे और ये इमरजेंसी टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा जितना भी वो चाहे। वन थिंग इज मोर इज दैट कि प्रेसिडेंट ने सपोज आज, हाँ बताइए, पहले आप बताइए क्या कह रहे हैं। पर स्टेट इमरजेंसी में और नेशनल में फिर क्या डिफरेंस रह गया सर? अभी जब स्टेट पे आएंगे ना, मतलब ये, हाँ जी सर। तब इसको मैं और क्लियर करूंगा। अभी आप पहले नेशनल पे फोकस कीजिए कि 3 हमने ग्राउंड दिए, बाहर से कोई वार हो रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, तो हम उस पर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेंट कर सकते हैं। और अंदर कोई आर्म्ड रिबेल्ड हो रहा है, आप विद वेपन्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेल कर रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस पे, नेशन की सोवर्जिनिटी को, यूनिटी को आप उसको स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, देन यू कैन बी, प्रेसिडेंट कैन बी प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी। वन थिंग इज दैट एक बार में 6 महीने के लिए होगी, ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरी बात ये कि सपोज आज प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी अलाउ कर दी कि नाउ द इमरजेंसी इज स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या फिर पार्लियामेंट ने अभी उस इमरजेंसी को अलाउ नहीं करा, तो 1 मंथ का टाइम है, विद इन 1 मंथ पार्लियामेंट हैव टू बी कम इन सेशन एंड अप्रूव दैट इमरजेंसी। अगर पार्लियामेंट उसे अप्रूव नहीं करती, देन द इट्स द ड्यूटी बिकम द प्रेसिडेंट, देन ही हैव टू बी रिवोक द इमरजेंसी। गेट इट? 10 ईयर विल क्लियर विद दैट? ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या पार्लियामेंट उसके बाद कंटिन्यूसली एग्जिस्टेंस में होगी या फिर क्या उसका पोर्शंस रहेगा? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी बिकम, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट बिकम द होल सोल ओनर ऑफ अ नेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट ही आपके सारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और हेड हो जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज दैट कि पार्लियामेंट वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होती। अगर आप ये कहें कि पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी या स्टेट लेजिस्लेचर में कहूँ डिसॉल्व होगी, इट्स नॉट अकर। इट्स वन थिंग इज ओनली अकर्ड व्हेन द एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी जो सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स है ना, सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट है, वो डिसॉल्व होती है। इट्स मीन्स कि अब पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट साहब किसी भी मैटर पे लॉ बना सकते हैं नाउ ऑनवर्ड्स। दे कैन मेक एनी लॉ रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट मैटर। ये नहीं होगा कि स्टेट इस पे बनाता है या पार्लियामेंट इस पे नहीं बनाती। दे कैन मेक एनी लॉ एंड एग्जीक्यूट देमसेल्फ इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट रहती है, इवन स्टेट लेजिस्लेचर्स भी रहते हैं, और वो कंटिन्यूटी में अपना वर्क भी करेंगे इन द गाइडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। द मेन ओनर, मेन रूलर एट दैट टाइम इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इमरजेंसी लगी और सब पार्लियामेंट लेजिस्लेचर बंद होगी, डिसॉल्व होगी, कुछ बचा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो प्रेसिडेंट साहब उसको एग्जीक्यूट भी तो नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ें एक साथ कंट्रोल भी नहीं होगा, फिर तो और ज़्यादा व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो फिर सर राज्यसभा का रहता है सर, क्योंकि वो तो डिसॉल्व नहीं होती है ना सर। लोकसभा भी रहती है, लोकसभा में दोनों हाउसेस रहते हैं, निश्चिंत रहिए। ठीक है, दोनों हाउस आ रहे हैं ना पिक्चर। ठीक जी। अब क्वेश्चन आता है कि ख़त्म कब होगी आपकी ये इमरजेंसी। तो सिंपली ये है कि 2-3 मेजर क्लॉजेज हैं कि अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि नाउ द थिंग इज इन क्लियर एंड एवरीथिंग इज राइट नाउ, देन दे कैन बी रिवोक्ड द फर्दरिंग अहेड ऑफ द इमरजेंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि 10% मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, 1/10 member of the Lok Sabha if think that the now the situation is controlled now, या फिर इमरजेंसी का प्रोविजन आया
पास हुआ, उसके 1 महीने 2 महीने बाद भी 1/10 मेंबर ऑफ द लोकसभा को ये लगने लगा कि जी नहीं, अब इमरजेंसी की जरूरत नहीं है 1/10 मेंबर को, तो वो नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद लोकसभा राज्यसभा में उस पर विचार होगा। अगर नोटिस अप्रूव होता है तो विदिन 10 डेज प्रेसिडेंट हैव टू बी रिवोक्ड द इमरजेंसी। ठीक है, गेट इट। तो भैया स्टार्ट करी प्रेसिडेंट साहब ने, 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा से कंसेंट मिली और 6 महीने के लिए अलाउ होगी। मैक्सिमम टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब तक उनको सही लगेगा वो उसके टाइम को हर 6 महीने के बाद एक्सटेंड करते रहेंगे। खत्म कैसे होगी, या तो प्रेसिडेंट साहब खुद खत्म कर दें, या फिर 1/10 मेंबर ऑफ द लोकसभा एक नोटिस लाएंगे, नोटिस पे वो अपना कंसेंट देंगे, कंसेंट देके उसे पास करके प्रेसिडेंट साहब को भेजेंगे और 10 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट साहब को शैल बी साइंड ऑन दैट नोटिस, तो शैल बी हैव टू बी रिवोक्ड द इमरजेंसीज। गेट इट विद दैट नाउ। ये हमने इसका स्टैटिक पोर्शन करा। नाउ वी कम विद द इफेक्ट। इफेक्ट जस्ट वी डन विद द लेजिस्लेचर कि भाई लेजिस्लेचर दोनों रहते हैं, एज सच कोई डिसॉल्व नहीं होता, प्रेसिडेंट की बस पावर बढ़ जाती है। प्रेसिडेंट इट्स लाइक नाउ हैव अ वीटो पावर, वट एवर बी द अकर इन एनी स्टेट, एनी थिंग्स विद द नेशन, देन ऑल आर थिंग्स आर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे, एक चीज़ छोटी सी मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट्स की जो पावर हमने बढ़ाई है उसमें फंडामेंटल राइट्स का क्या इशू होगा, फंडामेंटल राइट्स का क्या सीन है। थोड़ा सा फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट आप समझेंगे कि देखो, इमरजेंसी के केस में आप सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। एक बात पहले ये समझना, 20 और 21 को तो अलग निकाल दो, ये तो अलग हो गए बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा जितने भी राइट्स हैं आप उन सब को सस्पेंड कर सकते हैं, इट्स मीन्स यू हैव टू बी पास्ट आ नोशन। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लगी और सारे फंडामेंटल राइट खत्म। आपको एक कोई भी मतलब एक लीगल प्रोविजंस निकालना पड़ेगा, लीगल नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी कि भाई ये राइट आज से सस्पेंड हो गए। इवन आप किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं कि भाई यहाँ तो नहीं है, गेट इट। बट देयर इज अ वन कंसेप्ट विद द आर्टिकल 19। बाकी सब के लिए तो आपको लीगल नोटिफिकेशन निकालना है, पर आर्टिकल 19 के साथ एक स्पेशल प्रोविजन ये है कि इन आर्टिकल 19 इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिबेल, बाहर के किसी आक्रमण में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। उसके लिए कोई नोटिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हमने कहा भैया नेशनल इमरजेंसी लग गई, क्यों लगी जी, वार हो गया, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया ऑटोमेटिकली। अब नाउ द गवर्नमेंट कैन से टू द एवरीवन, भैया वार हो रहा है, अपने घरों में रहना, कोई घर से बाहर ना निकले। तो कोई घर से बाहर निकल के ये नहीं कहेगा कि मेरा तो जी राइट है टू मूव एनीवेयर। गवर्नमेंट कहते भैया सबको चुप रहना, कोई बोले ना, किसी को पता ना चल जाए, लाइट नहीं जलानी। अब कोई वहां पे चिल्ला के ये नहीं कहेगा इट्स माई राइट टू स्पीच, राइट टू डू वर्क, ये सारे सस्पेंड है ऑटोमेटिकली। क्योंकि वो जो सिचुएशन होती है वो आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग है कि भाई वॉर में कहीं से कुछ भी अटैक हो सकता है, तो गवर्नमेंट को तो प्लान ये रहता है कि सब अपने घरों में ही रहें। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट विद द नेशनल इमरजेंसी। इसके रिगार्डिंग अब आपको कोई डाउट है कि इसके ग्राउंड्स कैसे लागू हुई, कब तक लागू रहेगी और क्या इसके इफेक्ट्स रहे? क्लियर? अब हम स्टेट इमरजेंसी पे आते हैं, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, सम अदर वर्ड्स भी कहते हैं। पहले स्टेट इमरजेंसी में बताऊं कि 3 आर्टिकल प्राइमरी हैं, आर्टिकल 355, 356 एंड 365, 365 भी रहता है। अब आपने बड़ी स्टार्टिंग में मुझसे पूछा कि जी फ़र्क ही क्या रहा आर्म्ड रिबेल में और इसमें, तो इसमें 2 बातें हैं, इसके ग्राउंड अलग हैं। इसने कहा एक जो, अगर मैं 355 की बात करूं तो 355 आर्टिकल ये कहता है कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देना किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। सिक्योरिटी इन द सेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स, वहाँ पे सारी चीज़ें सिक्योर रहें, सारी व्यवस्था सिक्योर रहें। और वहीं 356 में कहते हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक कर जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि इलेक्शन नहीं करवा पा रहे वहाँ पे, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। राइट टू इक्वलिटी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं हो रहा वहाँ पे,
वहाँ पे इनसाइड ही रिवॉल्ट चल रहे हैं, रॉइट्स चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेक डाउन होगी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्स नहीं करा पा रही स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट व्हेनेवर द कॉन्स्टिट्यूशनली फेल टू डूइंग हिज वर्क, दैट इज द सिचुएशन ऑफ द स्टेट इमरजेंसी। यहाँ पे वॉर नहीं हुआ, बाहर से कोई आक्रमण नहीं हुआ, यहाँ पे लोगों ने रिवोल्ट भी नहीं करा। अगर रिवोल्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट नहीं हो रहा, वहाँ पे इंटरनल मैटर्स में उनमें कॉलिजन क्रिएट हो रहा है। सरकार वहाँ पे ना तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए सक्षम रही है, ना वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सक्षम रही है, ना सरकार अपनी स्थापना करने में सक्षम रही है। कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रेक डाउन हो रहे हैं वहाँ पे, और टेरिटरीली कन्फाइन है, सिर्फ उस राज्य में हो रहे हैं। उस राज्य के उस ब्रेकडाउन से दूसरे आस पड़ोस के राज्यों को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। उनका इंटरनल उस राज्य का इशू है, उस राज्य की बात है, वहीं पे आप ये कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रेक डाउन हुए हैं। दैट्स द गिव द सिचुएशन टू द प्रेसिडेंट, इफ द प्रेसिडेंट थिंक फिट ही कैन बी प्रोक्लेम्ड द स्टेट इमरजेंसी ऑन दैट एरिया। गेट इट? एक और छोटा सा भी हम पढ़ेंगे कि वही 365 ये कहता है कि बाय वर्च्यू ऑफ द 365 स्टेट, राज्य जो फेल हो जाता है किसमें, फेल टू कंप्लाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी बात को मानने के लिए, इफ द स्टेट गवर्नमेंट आर फेल टू कंप्लाई द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज आल्सो अ सिचुएशन टू प्रोक्लेमेट द स्टेट इमरजेंसी देयर। कि अगर केंद्र सरकार ने कोई बात कही और राज्य सरकार उसे मान नहीं रही, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली कोई भी कारण हो, फिर उसने कुछ कहा फिर भी नहीं मान रही, और मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगाया जा सकता है। अब भैया ऐसा क्यों? इससे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमिनेंस हो जाएगा, इज इट और नॉट? So by virtue of that we can be say that the article 365 give the union nature, union characteristics of the Indian structure। आर्टिकल 365 में यूनियन नेचर बता रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो अडॉप्ट करा गया है, वो यूनियन नेचर का है। आर्टिकल 365 एक अकेला ऐसा आर्टिकल है जो मैनिफेस्टली वो चीज़ दिखाता है। बट object behind the rational behind this article is to be make and strong the federation। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे, इसलिए हमने ये बात कही। और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे छोटे छोटे फेडरल, सारे छोटे छोटे स्टेट्स आपस में कंबाइन करके वर्क करें। अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट की बात नहीं मानना, आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानना, हम यहाँ पे क्या डीम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो ए स्टेट विद देमसेल्फ, वो कल दूसरी स्टेट की बात नहीं मानेगा, आपस में उनके कॉलिजन्स होंगे, तो जो कंसेप्ट ऑफ अ वन नेशन वाली थ्योरी खत्म हो जाएगी फिर तो। ठीक है, इसलिए हमने ये प्रोविजन दिया कि वेन एवर दे फाउंड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कंप्लाई द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं कर रही है किसी भी कारण से, जबकि उसके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और इजीली वो कोड उसको फुलफिल कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहे, तो इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन दे कैन प्रोक्लेम द स्टेट इमरजेंसी। गेट इट? चलो, एक बात यहाँ पे रही। दूसरी चीज़ आती है कि अब कैसे कैसे भैया ये लागू होगी, क्या क्या इसके प्रोविजंस रहेंगे, कैसे कैसे ये आगे तक रहेगी। तो पहली बात इसमें ये है कि जैसे ही आज सपोज प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी के लिए प्रोक्लेम करा, तो ये 6 महीने के लिए लागू हो जाएगी, 6 मंथ के लिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक बार में 6 महीने के लिए लागू होगी। मैक्सिमम इसकी लिमिट है 3 ईयर्स, 3 साल तक आपके पास स्टेट इमरजेंसी आप लागू रख सकते हैं, या फिर छोड़िए 3 नहीं, सॉरी 1 ईयर लिखिए, 1 साल तक का आपके पास राइट है। इट्स मीन 2 बार आप स्टे की स्टेट में कंटिन्यूसली इमरजेंसी लगा के 1 साल तक रख सकते हैं। बट दैट 1 ईयर आल्सो कैन बी एक्सटेंड टू द 3 ईयर। ठीक है, इसमें 3 प्रोविजंस हैं। हाउ मच द वन टाइम ऑफ द इमरजेंसी कैन बी अलाउड 6 मंथ, बट हाउ मच दैट 6 मंथ कैन बी एक्सटेंड इन अ 1 ईयर, how much that can be extend from the 1 year in a special grievous conditions, then 1 year also can be extend to the 3 year। ठीक है जी, ये एक इसमें बात रही। यहाँ तक क्लियर? 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 3 साल तक का हो सकता है, यानी 6 साल के लिए हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। लाइक दैट।
नाउ वन थिंग इज आल्सो एडेड देयर कि जैसे प्रेसिडेंट साहब ने आज कहा कि इमरजेंसी लगा दीजिए, तो आज से 2 महीने के अंदर अंदर 2 मंथ के अंदर, विद इन 2 मंथ, दैट नोटिस दैट इमरजेंसी प्रोविजन शुड बी गेट द कंसेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को उसे अप्रूव करना पड़ेगा 2 महीने के अंदर अंदर। अगर पार्लियामेंट उसे अप्रूव नहीं करती देन इट विल बी रिवोक्ड, वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट को उसे रिवोक करना होगा। क्लियर फिर टिल नाउ? स्टैटिक पोर्शन था सिंपली। अगर मैं रिवोक की बात करूँ तो प्रेसिडेंट साहब जब चाहेंगे इसे रिवोक कर सकते हैं, या फिर जो पार्लियामेंट का भी जो मैंने कंसेप्ट बताया कि 1/10 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट गिव द नोटिस टू रिवोक दैट थिंग एंड इफ दे गेट द मेजोरिटी डिसीजन विद देम देन द प्रेसिडेंट हैव टू रिवोक इट, वो सिमिलर यहाँ पे लगेगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है स्टैटिक पोर्शंस। नाउ वी कम विद द इफेक्ट्स कि भैया इफेक्ट क्या होंगे। यहाँ पे भी फिर वही बात आती है कि प्रेसिडेंट बिकम द मेन हेड ऑफ द होल स्टेट, एवरी वर्क ऑफ द स्टेट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आर कंप्लीटली वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, बट इट डजेंट मीन द स्टेट लेजिस्लेचर हैव बीन डिसॉल्व, वो बचा ही नहीं, उसमें कुछ रहा ही नहीं, वो तब भी रहेगा, वो अपनी एग्जिस्टेंस में भी रहेगा। इवन द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट हिज पावर टू द दैट स्टेट लेजिस्लेचर दैट टाइम नाउ, वो उससे एडवाइस टाइप ले सकते हैं। वो फॉर्मेशन में नहीं है, वो अपने नाम से कोई काम नहीं करेगा, लेकिन वो रहता है। ठीक है, नाउ द पार्लियामेंट हैव बिकम द अथॉरिटी, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, स्टेट की सारी पावर अब पार्लियामेंट को डेलीगेट कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस में ये है कि वो पार्लियामेंट को डेलीगेट करेंगे और पार्लियामेंट मेक द रूल्स फॉर दैट स्टेट। ठीक है जी, and executive and every kind of head become the president now. Clear? Simple is that after the proclamation of the state emergency, president become the complete head of the state. He is the legislature of the state, he is the executive of the state. ठीक है, ना गवर्नर रहा ना स्टेट की लेजिस्लेचर रही, वो रहती है प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट साहब को उनकी कोई जरूरत है तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनका अपना ऐसा डायरेक्ट लीगल रोल कोई नहीं है, वो कहीं साइन नहीं कर सकते, उनके नाम से कोई लॉ नहीं बनेगा। जो लॉ बनेगा वो प्रेसिडेंट साहब के नाम से बनेगा, जो सुपरविजन होगा वो प्रेसिडेंट का होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी प्रेसिडेंट साहब देखेंगे। ठीक है, दैट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी। और जब भी सिचुएशंस कंट्रोल में होंगी, प्रेसिडेंट आर कैन बी रिवोक द इमरजेंसी और रीन्यू इलेक्शन करा के वो सिचुएशंस को फिर से विस्थापित कर देंगे। ठीक, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी देखी। नाउ वी कम विद द लास्ट आर्टिकल एंड द लास्ट इमरजेंसी इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। बेस्ट पार्ट इज दैट द इंडिया डिडंट गेट अ चांस टू face any type of financial emergency with us, touch wood. And financial emergency is like when the stability or credit of India or any part of the territory are threatened. Financial stability जब हमारी threatened हो, credit of India are become the threatened, that the some type of debt are become more than our assets, या फिर हम ये कहें कि अब फाइनेंशियली हम अपने खर्चे बियर नहीं कर पाएंगे, we are not even to be fulfill our basic needs. That type of situation called the financial emergency, and president have the complete power to go with the financial emergencies. और सेम का प्रोविजंस है कि आज जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी विद इन द 2 month हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हाउसेस के द्वारा आज इमरजेंसी लगाते हैं सिंपल मेजोरिटी के साथ, 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें इसको अप्रूव्ड करना होगा। आफ्टर द अप्रूविंग इट्स हैव द इनफाइनाइट पीरियड्स। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम बाउंड हमने डिसाइड कर रखा है कि इतने ही टाइम तक रहेगा। इन्हें 6 महीने की इनफाइनाइट टाइम है कि जब तक प्रेसिडेंट साहब ये समझेंगे कि हाँ इसकी ज़रूरत है, दे कैन बी कंटिन्यू विद द फाइनेंशियल इमरजेंसीज। गेट इट? इमरजेंसी या मैं इस अभी बस इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको ये और बता देता हूँ 3 टाइम रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इट्स विल बी इशू बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें देखो एज सच फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने कभी देखी भी नहीं, और आर्टिकल 360 में इसका प्रोविजन है, तो इतना ही इनफ प्रोविजंस हैं
अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर मैं कहूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, दैट इज़ ओनली थिंग, बट भाई इमरजेंसी आ गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, पैसे हैं नहीं, तो आप क्या ही करेंगे, आप अपने खर्चे कट आउट करेंगे, सेविंग्स बढ़ाएंगे, कुछ ऐसा होगा जो अगर हमें मटेरियल जैसे हम सेल आउट करके इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट करके इनकम जनरेट कर सकते हैं, वी कैन बी डू इट एट द टाइम ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। कंसोलिडेटेड फंड एंड एवरी फंड ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर कंप्लीटली वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट साहब सारे पैसे का हिसाब किताब लेके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, किसको कितने पैसे देने हैं, कहाँ खर्चे कम करने हैं, किसकी सैलरी कट करनी है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस की सैलरी कितनी कट करनी है, वट एवर बी द प्रोविजंस आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। गेट इट? नाउ वी कम विद द हाउ मेनी टाइम द नेशनल इमरजेंसी हैव बीन प्रोवोक्ड इन इंडिया। तो इट्स अ 3 टाइम विच आई नो दैट द 3 बार नेशनल इमरजेंसी की प्रोविजंस हमारे पास हमें देखने को मिले जब जब हमें इमरजेंसी लगी। सो फर्स्ट आई थिंक इफ आई रिमेंबर दैट द इंडो चाइना वार, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडो पाक वार, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, और एक 1975 की। तो इंडो पाकिस्तान वॉर जो आई थिंक 1972 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक इट। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट, अबाउट द ईयर? 71 होना था। पाकिस्तान वाला वॉर, हाँ 71, यू आर राइट, 1971 एंड इंडो चाइना 1962, ठीक है। 1962, 71 और 75 में 3 बार हमारे इमरजेंसी देखने को मिली। फर्स्ट इज व्हेन वी आर इन अ वॉर सिचुएशन विद द चाइना, सेकंड विद द पाकिस्तान इन द 1971 एंड लास्ट इन द 1975 एट द टाइम ऑफ द इंदिरा गवर्नमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे आपके इमरजेंसी प्रोविजंस कंप्लीट हुए। एनी डाउट रिगार्डिंग विद द इमरजेंसी प्रोविजन? यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर स्टैटिक पोर्शंस कि भाई कितने साल के लिए लग सकती है, कितने टाइम पे दिया गया। अच्छा, ये जो चार्ट है जो मैंने ख़राब कर दी काफ़ी, तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ग्राउंड बता दी गई, कंडीशंस बता दी गई कि क्या क्या मैंडेटरी कंडीशंस है, पार्लियामेंट का रोल बता के दिया गया कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे उसको कंसेंट देगी, यहाँ पे 2 महीने के अंदर अंदर, यहाँ पे भी 2 महीने के अंदर। ड्यूरेशन इसमें इनफाइनाइट है, सॉरी ड्यूरेशन इसमें इनफाइनाइट है, यहाँ पे 3 ईयर है और यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, ठीक है। रिवोक यहाँ पे प्रेसिडेंट द्वारा होगा जब या फिर पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उसमें कोई डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट और यहाँ पे भी सिर्फ प्रेसिडेंट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब हमारे राइट्स के लिए है ना सर, मैक्सिमम 3 ईयर। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जैसे लगी है तो जैसे स्टेट पे होगी या नेशनल में किसी पावर्स पे होगी, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे, उसके लिए रहा सर, या किस चीज़ के लिए सर मैक्सिमम 3 ईयर्स तक? 3 ईयर्स उसका ड्यूरेशन है कि कब तक लगी रह सकती है। सर एक बार तो हमने जैसे 6 मंथ के लिए किया, फिर हम 1 साल के लिए किया, फिर हम उसको एक्सटेंड 3 मंथ्स के लिए किया। 3 ईयर के लिए? है ना सर? हाँ 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया था ना सर? 3 ईयर के लिए, 1 साल के बाद हमने 3 ईयर के लिए एक्सटेंड करा दोबारा। ओके सर। अच्छा, आपको 3 मंथ लगा? हाँ जी सर। नहीं नहीं नहीं, 3 ईयर, 3 ईयर। ओके सर। तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए तो हाँ हम पार्ट्स में बढ़ाते हैं ना सर, तो मैक्सिमम 3 इयर्स हम बढ़ा सकते हैं फिर। हाँ, मैक्सिमम 3 ईयर बढ़ा सकते हैं। पार्ट में हम 6 मंथ करके बढ़ाएंगे, तो 6 महीने की अगर हम 3 साल का प्रोविजंस ले तो 6 बार हम बढ़ा सकते हैं, ओके सर। ठीक है। पार्ट्स करके नेशनल इमरजेंसी भी 6 मंथ के क्वार्टर उसमें बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि 1 साल ही हमने बहुत सारा टाइम, हालांकि नेशनल इमरजेंसी का तो कोई इनफाइनाइट टाइम है, पर जब जब वो बढ़ेगी हर 6 महीने के बाद हमें दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि भाई अब भी ज़रूरत है, तभी हम उसे बढ़ा पाएंगे, ठीक है जी। इसमें तो आपने उसमें इनफाइनाइट लिख रखा है ना कि उसमें तो। हाँ, इसमें तो इनफाइनाइट है, ठीक है। नेशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी इनफाइनाइट है, ठीक है। चल, यहाँ तक क्लियर। इमरजेंसी पोर्शन में आपको स्टैटिक ये जो ईयर्स है ना, ये ज़्यादा ध्यान से रखने हैं, ठीक है। इन्हीं में ही बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई कितने महीने के लिए हो सकती है, अब कौन पास कर सकता है, कैसे कर सकता है, टाइम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो यू हैव बी वेरी क्लियर विद इट, ठीक है।
Now we come with the election commission. Election commissions are the autonomous body of a Indian डेमोक्रेटिक सिस्टम. और देखो इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट और बेस्ट होना, फेयर होना, नॉन आर्बिट्रेरी होना, इट्स अ मेजर रिक्वायरमेंट फॉर अ डेमोक्रेसी. इलेक्शन ही हमारे सब कुछ है. ठीक है, अगर इलेक्शन में ही कुछ ऐसी दिक्कतें हम फेस करेंगे या फिर हम ये देखेंगे भाई इलेक्शन कमीशन ही अप्रोप्रिएटली वर्क नहीं कर रहा, तो इट्स वेरी हार्ड टू बी रन अ गुड डेमोक्रेसी विद अ नेशन. तो इलेक्शन कमीशन इंडिया के लिए बड़ा स्पेसिफिक है. और इंडिया में जो हमने 3 टायर फॉर्मेशन इस्टेब्लिश कर रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्यूनसिपल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशंस रिगार्डिंग द म्यूनसिपालिटीज़ एंड द पंचायत. सो दीज आर द 3 टायर प्रणाली जो हमने बनाई हुई है, दैट मेक अ स्पेसिफिक रोल विद द इलेक्शन कमीशन. इतने बड़े स्टेट में, इतनी बड़ी कंट्री में, जहाँ हर समय कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, हर समय. ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन करवा दी और आराम से बैठा रहा. इसके अलावा प्रेसिडेंट की इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन आर आल्सो बी डन बाय द इलेक्शन कमीशन. तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद अवर इलेक्शन कमीशन कि भाई वो सेपरेट हो, ऑटोनॉमस हो, इंडिपेंडेंट हो, फेयर हो, कोई प्रेशराइज ना हो उसके पास, कंप्लीटली फ्री विद देयर हेड्स. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट द composition, so article 324 are deal with the composition of the election commission. First there is the chief election commissioner who will be the president, who will be the appointed by the president of a nation. Presidents are chief election commissioner on the advice of the council of minister. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे और उसके साथ कुछ और कमिश्नर्स अपॉइंट करेंगे. एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ और कुछ अलग कमिश्नर्स हुए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ना कि एक CJI साहब हुए, बाकी सुप्रीम कोर्ट जजेस हुए. सेम ईयर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद फिर और कमिश्नर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे. ठीक है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आपके चेयरमैन है. ही कंप्लीटली डू ऑल थिंग्स विद अवर हैंड्स एंड ही आल्सो अपॉइंट द रीजनल कमिश्नर. तो उन्होंने अलग अलग रीजन्स बांटे हुए हैं नेशन में, सारे कंप्लीट नेशन में, कि इस रीजन्स में एक एक कमिश्नर हम स्पेशली अपॉइंट करेंगे एंड दैट कमिश्नर कलेक्टिवली फॉर्म द बोर्ड. जैसे कि सपोज हमने 5-6 रीजन बांट दिए पूरे इंडिया में, इन सब का एक कमिश्नर हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने अलग से अपॉइंट कर रखे. तो सारे ये सब मिलके एक बोर्ड बनाएंगे जिसे हम इलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन बोर्ड. ठीक है. दैट इज द कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. 6 साल के लिए चुने जाते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द टर्म्स, 10 ईयर, दे आर अपॉइंटेड फॉर द 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग. गेट इट. नाउ देयर इज अ 2 thing विद दैट कि पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं. इफ आई गो विद दैट कि भाई एज सच में अगर डिस्कस करूँ पावर्स और फंक्शंस, तो बहुत मल्टीपल्स पावर हैं, बहुत मल्टीपल फंक्शंस हैं. उस फंक्शंस को, अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए जो पावर इनको रिक्वायर्ड होगी, दैट आर कम्प्लीटली वेस्टेड द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले इलेक्शन आ गया था, एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन. रीज़न बीइंग कि इलेक्शन कमीशन आते ही आपने सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर ली कि आते ही हम प्रेसिडेंट चुन लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, भाई ओथ दिलवाने के लिए भी कौन होगा, सारी चीज़ें कैसे होंगी, दैट आर कम विद द इलेक्शन कमीशन. ठीक है. तो पावर्स जो हमने लिखी हुई हैं कि भाई सारी चीज़ों को डिसाइड करना, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका चार्ट तय करना, इलेक्शन कमीशंस को, उसको सारे इलेक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ द वोटर्स करना, एडजुडिकेट करना. एडजुडिकेशन की एक बहुत बड़ी पावर है. मैं आपको बताऊं कि बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल 24 and 25 इलेक्शन कमीशन आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द एडजुडिकेशन ऑफ देयर डिस्प्यूट. इवन द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन द केस ऑफ अ इलेक्शन कमीशन. समझ रहे हैं आप मेरी बात कि जो एडजुडिकेशन जो मैटर है इलेक्शन कमीशन का, उसमें कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती. आप अपील जरूर कर सकते हो कोर्ट के अंदर, रिव्यू मैटर, नो डाउट, रिव्यू की पावर कोर्ट के पास सारी है. अच्छा, एक चीज़ रिव्यू से और बतानी थी, जो इमरजेंसी अभी हमने पढ़ी ना, ऑल आर है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिव्यू. पावर ऑफ रिव्यू जो है 137 के थ्रू सुप्रीम कैन रिव्यू दैट ऑर्डर ऑफ द इमरजेंसी.
after proclamation of the emergency and after revocation of it, you can approach to the Supreme Court and can be said that कि भाई साहब ये emergency गलत लगाई है, ये सही नहीं थी. You can be. आर्टिकल कौन सा बताया सर? Article 137. ठीक है. सेम ईयर विद द एजुडिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और हमने कभी कोई ऐसा प्रोविजन भी डायरेक्टली नहीं बनाया कि इलेक्शन कमीशन की अपील आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लेके जाओगे. लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि रिव्यू हो सकता है. इफ़ यू थिंक रिव्यू व्हाट अबाउट दैट की अच्छा रिव्यू का और पैराडाइम और समझ लीजिए आप. कोर्ट ओनली विद वी गो विद द रिव्यू ऑफ द इंटेंशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन की उसने जो आंसर दिया उसने जो जजमेंट दी that will be the bona fide or the mala fide. Only go with that thing. Process which adopted by the election commission it is follow the principle of the natural justice or not. जजमेंट पे वो बात नहीं करेंगे, जो दे दिया उन्होंने वो ठीक है. यहाँ पे सिर्फ हम प्रोसेस पे बात करेंगे. दोनों पार्टी सुनी, दोनों पार्टी को इंटरप्रिटेट करा, जो जजमेंट आई है दोनों पार्टी की बातों को मद्देनजर रखते हुए आई है और प्राइमा फेसाई कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं दिख रहा, प्राइमा फेसाई उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रही और बोनाफाइड इंटेंशन से करी है उन्होंने या मेलाफाइड से करी है. दैट विल बी चेक बाय द कोर्ट. ठीक है. कोर्ट विल नॉट बी गो इन अ फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट इन द केस ऑफ इलेक्शन कमीशन. ठीक है. तो दीज आर द सम ऑफ द पावर्स वेस्टेड विद द इलेक्शन कमीशन. तो इनसे अलग हटके भी कोई पावर आए कि भैया कौन वोटर होगा कौन नहीं होगा ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी, कैसे इलेक्शन होगा ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी, मैटर्स को सॉर्ट आउट कैसे करेगी, रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, किसको कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस मिलेगा, किसी को हम स्टेट पार्टी कहेंगे, किसको नेशनल पार्टी कहेंगे, ये पावर भी उन्हीं के साथ वेस्टेड है. ठीक है. कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी बात आती है कंप्लीटली आर कैन बी सेड द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन. कंडक्ट रिकॉग्नाइज करना, पनिशमेंट देना लोगों को, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करना, ड्यूटीज़ लगाना इलेक्शन कमीशन में. इवन दे कैन आल्सो गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर एडवाइस भी दे सकते हैं सर्टेन इशू पे कि भाई वहाँ इस तरीके से इलेक्शन करवाने चाहिए या फिर अब करवाने चाहिए या बाद में करवाने चाहिए, किस ये मौसम में किस टाइम इलेक्शंस स्मूथली कंडक्ट हो सकते हैं. दैट आर कम्प्लीटली वेस्टेड द इलेक्शन कमीशंस. गेट इट. So election commission is one of the most important organ of a democratic country. और सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए, कोई इस पे प्रेशर ना हो. इट्स कंप्लीटली डू हिज वर्क विद इन अ फ्री हैंड. ठीक है. चलो कोई डाउट अब आपका इमरजेंसी प्रोविजंस और इलेक्शन कमीशन में? चलो ओके देन, थैंक यू.